दिल्ली के दंगल में झुग्गी वाले एंगल से सियासी हलचल बढ़ने लगी है। बस्ती वालों से गृह मंत्री अमित शाह के संवाद पर अब अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है और ये कहा कि इनका इरादा पक्के मकान देने का नहीं बल्कि झुग्गी वालों की जमीन छीनने का है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने ताल ठोक कर कहा, अगर बीजेपी झुग्गी वालों को मकान देने के साथ ही सारे केस वापस ले लेती है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और यहीं से शुरुआत उस सियासत की हो गई जिस पर अब तक खामोशी छाई थी। बात झुग्गी वालों के हक और सम्मान की होने लगी, दोनों तरफ से वादों की बरसात होने लगी और जुबानी जंग सियासत से संन्यास तक पहुंच गई। अगर आप सारे केस वापस ले सकते हो, जिन जिन लोगों को उजाड़ा था उन सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो, जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल अब उन झुग्गी वालों को हक दिलाने के लिए जमीन पर उतर चुके हैं, झुग्गी वालों से संवाद कर रहे हैं और निशाने पर अमित शाह और बीजेपी है। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये झूठ भी बोलते हैं, दगा भी करते हैं, गरीबों के प्रति जरा भी संवेदना भी नहीं है और भ्रष्टाचार में तो देश में नंबर 1 बने हुए हैं, नंबर 1। यानी दिल्ली की सियासत अब महल से झुग्गी पर आ चुकी है, जिसमें एक तरफ अमित शाह हैं जो पक्के मकान दिलाने का वादा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल जो खुद को मलिन बस्ती वालों के हक में बड़ा ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली के दंगल में इस बार बीजेपी बिना रिस्क लिए कैंडिडेट्स फाइनल कर रही है। एक एक प्रत्याशियों पर घंटों मंथन के बाद मैदान में उतारा जा रहा है, जिस पर आम आदमी पार्टी की भी तिरछी नजर है, क्योंकि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। कईयों का पत्ता कटा तो कई नए चेहरों को मौका मिला, लेकिन बीजेपी अब भी 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवार जारी हुए, दूसरी लिस्ट में 29 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ और बाकी 12 कैंडिडेट का महामंथन चल रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सीएम आतिशी ने आरोप लगाए, दिल्ली में बीजेपी से कोई चुनाव नहीं lड़ना चाहता। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैदान छोड़ चुके हैं और हालात तो ये हैं कि अब इन्हें प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़वाने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, वरना उनको इतना समय क्यों लग रहा है अपनी लिस्ट डिक्लेयर करने। पहले 29 कैंडिडेट्स की लिस्ट डिक्लेयर हुई, उसके बाद खबरों में बताया गया कि अब बाकी 41 की भी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन वहां पे 41 कैंडिडेट भी उनको नहीं मिल पाए। हालांकि इन आरोपों के बीच माना ये जा रहा है कि बीजेपी के बचे 12 उम्मीदवारों में 2 से 3 सीट सहयोगी को देने का प्लान है, जिसमें जेडीयू और एलजेपी शामिल हैं। लेकिन इस फैसले में देरी की वजह से ही आम आदमी पार्टी को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल चुका है। इधर दिल्ली की सियासत पूरी तरह से फिल्मी हो चुकी है। सियासी पोस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, जिसके किरदार के बीच जबरदस्त सियासी टकरार है। शुरुआत बीजेपी ने की तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से उसी अंदाज में पलटवार हो रहा है और कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक के बाद एक पोस्टर वॉर किए जा रहे हैं, जिसमें गालीबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके जवाब में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचलियों का जानी दुश्मन बता दिया। सियासत में पोस्टर वॉर बेहद कॉमन है, लेकिन दिल्ली की सियासत ने इसे पूरी तरह फिल्मी बना दिया और उन मुद्दों का जिक्र किया जो काफी चर्चा में है। मेरे पास संजीवनी है और संजीवनी में 60 साल के बुजुर्ग को भी किसी भी अस्पताल में मिलता है फ्री अनलिमिटेड इलाज। तो दूसरी तरफ पोस्टर और वीडियो वॉर के अलावा वाक युद्ध भी जारी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को फर्जी बना अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अरविंद केजरीवाल का अवैध बांग्लादेशी वोटर का कार्ड कटा, ये इलेक्शन में से डिलीट हुआ उसका नाम, तो अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों से बदला लिया। यानी इस फिल्मी सियासत में कंटेंट भी है, कैरेक्टर भी है और नेता को अभिनेता के तौर पर दर्शाया भी जा रहा है। दिल्ली की सियासत में फिर से हिंदू मुसलमान की सियासत शुरू हो गई। इस बार ओवैसी की पार्टी को बीजेपी कैंडिडेट कपिल मिश्रा से दिक्कत होने लगी, जिसके बाद बयानबाजी में दंगे वाला दांव खेल दिया। क्योंकि दिल्ली दंगे के आरोपियों को टिकट देने के बाद जब AIMIM चौतरफा फंस गई, तो पार्टी ने कपिल मिश्रा को टारगेट पर ले लिया और बताया बीजेपी दिल्ली में दंगा करवाना चाहती है। कपिल मिश्रा के कागजों में भले ही यहाँ से वो छूट गए हो, लेकिन उसके माथे पर साफ लिखा रहता है दंगाई कपिल मिश्रा। और
भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर दोबारा से दंगे करवाने की साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा दे रही है। ये आरोप उस राजनीतिक पार्टी की तरफ से लगाए गए जिसके 2 कैंडिडेट दिल्ली दंगे में आरोपी हैं और जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, जिसमें पहला नाम ताहिर हुसैन का है जो मुस्तफाबाद से प्रत्याशी हैं, दूसरा नाम शफाउर रहमान का जो ओखला से प्रत्याशी हैं और तीसरा नाम शाहरुख पठान का है जिसे AIMIM प्रत्याशी बना सकती है। यानी दिल्ली में जिस पार्टी की एंट्री ही दंगा आरोपियों के सहारे हुई, अब वो बीजेपी के हिंदुत्व छवि वाले नेताओं को टारगेट पर ले रही है। करावल नगर की जनता भी उत्साह में है और हम एक रिकॉर्ड जीत करावल नगर से हासिल करने जा रहे हैं और दिल्ली में भी इस वक्त बदलाव की लहर है, सत्ता विरोधी लहर है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। कपिल मिश्रा के बयान से साफ है उनका फोकस हिंदू मुसलमान से हटकर सिर्फ जीत पर है। ऐसे में जो बयान ओवैसी के नेता दे रहे हैं उससे उनके पार्टी के एजेंडे की धुंधली तस्वीर साफ नजर आ रही है। दिल्ली के दंगल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा फिर गर्म हो चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर और घुसपैठियों को लेकर बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के सौजन्य से घुसपैठियों का कब्जा देश में चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्जी आधार कार्ड बनाने, फर्जी पैन कार्ड बनाने और फर्जी वोटिंग कार्ड बनाने की शिकायतों को संज्ञान में लेकर दिसंबर 2024 में दिल्ली के संगम विहार पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ। स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी से संवाद के लिए पूरे देश के 3000 युवा मौजूद थे। सबसे पहले मंच पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें भारत के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। हॉल में मौजूद हजारों युवा पीएम मोदी को सुनने के लिए उत्सुक थे, इसीलिए मंच पर आते ही पीएम मोदी ने अपने शब्दों से युवाओं में जोश भर दिया। भारत की युवा शक्ति की ऊर्जा से आज ये भारत मंडपम भी ऊर्जा से भर गया है, ऊर्जावान हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके विचारों से युवाओं को प्रेरित किया और नई पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद की सोच से सीखने की कला भी बताई। जैसे विवेकानंद जी का आप पर भरोसा था, मेरा विवेकानंद जी पर भरोसा है। मुझे उनकी कही हर बात पे भरोसा है। उन्होंने भारत के नौजवानों के लिए जो सोचा है, जो कहा है, मेरा उसमें अंधविश्वास है। पीएम मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लेकर 3000 युवा नेताओं से बात की। इस दौरान भारत मंडप में युवाओं के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे। अब हम आपको महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का सिंघम स्टाइल दिखाते हैं। ठाणे में चल रहे ऑटो फेस्ट में पहुंचकर शिंदे ने पहले बाइक चलाई और फिर सड़क पर ऑटो चलाते नजर आए। ठाणे में आयोजित ऑटो फेस्ट 2025 में सबसे पहले डिप्टी सीएम शिंदे ने बाइक चलाई। जैसे ही वो इस खास बाइक पर बैठे, उनके आसपास मीडिया और लोगों का जमावड़ा हो गया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सिंघम स्टाइल में बाइक दौड़ानी शुरू की और ऑटो फेस्ट का आनंद लिया। उनके साथ परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक और गौतम सिंह घानिया भी सवार थे। इसके बाद डिप्टी सीएम शिंदे एक ऑटो की ड्राइविंग सीट पर भी बैठे। एकनाथ शिंदे का ये स्टाइल देखकर हर कोई हैरान था। उन्होंने एक पुरानी गाड़ी भी चलाई। ठाणे में आयोजित किए गए विंटेज कार, क्लासिक कार और सुपर कार प्रदर्शनी में शिंदे ने सफारी का खूब आनंद लिया। इस प्रदर्शनी में 50 वर्ष से ज्यादा पुरानी सभी विंटेज कारें और मोटरसाइकिलें पेश की गयी। दरअसल एकनाथ शिंदे खुद ऑटो ड्राइवर थे, लेकिन वो अपनी मुफलिसी के दौर को नहीं भूले हैं। हालात से लड़कर अब वो बहुत आगे पहुंच चुके हैं। कहा जाता है कि आज भी एकनाथ शिंदे के पास ऑटो है। बहरहाल ऑटो फेस्ट में डिप्टी सीएम शिंदे का स्टाइल लोगों को खूब पसंद आया। बिहार की सियासत में बीपीएससी पर बवाल मचा हुआ है। पहले पीके का रण, अब पप्पू यादव का बिहार बंद। पूरे प्रदेश में आज छात्रों के हुंकार ने सड़कों को जाम रखा। पटना से समस्तीपुर तक
और सिवान से पूर्णिया तक बिहार बंद का असर साफ साफ देखने को मिला। राजधानी पटना में तो बिहार बंद के नाम पर खूब बवाल हुआ। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पटना की अशोक राजपथ रोड पर पहले हंगामा किया, फिर जमकर तोड़फोड़ की। जो लोग छात्र विरोधी है उसका राम राम सत, राम राम सत, राम राम सत, राम राम सत। बंद करो, बंद करो। समस्तीपुर में तो पप्पू यादव के समर्थकों ने बीपीएससी के नाम पर रेल ट्रैक जाम कर दिया। उधर ट्रेन खड़ी हॉर्न बजा रही थी, इधर बीपीएससी पर बवाल मचा था। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर पोस्टर लिए रेलवे ट्रैक पर खड़े थे। बिहार के पूर्णिया में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी। यहाँ पप्पू यादव के समर्थकों प्रदर्शन के नाम पर खूब हंगामा काटा, तोड़फोड़ की, जैसे बिहार बंद किसी बवाल में बदल गया, जिसने शहर के आमद जनमानस के लिए भी मुसीबत पैदा कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाई और पप्पू यादव के समर्थकों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन पूर्णिया में बवाल फिर भी जारी रहा। उधर पप्पू यादव के बिहार बंद के ऐलान पर सियासत भी खूब हुई। आज तो वैसे भी संडे है, रविवार है, तो वैसे भी शांति रहता है, कोई स्कूल कॉलेज कुछ होता नहीं है और मतलब और डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अपना अधिकार है। यानी प्रदर्शन में पिछड़ गए तो आरजेडी अब संडे का बहाना बताकर पप्पू यादव के बिहार बंद को फ्लॉप बताने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार को सिर पर उठा रखा है। बिहार के बेतिया में दिन दहाड़े किडनैपिंग हो गई, वो भी किडनैपिंग के आरोप लगे नीतीश के मंत्री के भाई पर। अब तेजस्वी ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए पूछा है, क्या बिहार में कानून का राज है? सवाल इसलिए क्योंकि बेतिया से सामने आए सीसीटीवी में किडनैपिंग की वो वारदात कैद हुई जिससे पूरा बिहार सन है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ लोग पिस्टल की नोक पर एक शख्स को किडनैप करते हैं और जबरन उसकी जमीन लिखवा ली जाती है। किडनैपिंग का आरोपी रवि कुमार उर्फ पीनू तेजस्वी के मुताबिक किसी मंत्री का भाई है। जहां मंत्री जी के जो भाई हैं, साफ साफ जो है इसमें दिखाया गया है, होटल में कहीं कहां ले जाकर के जबरन जो है पिस्टल के नोक पर जो है जमीन लिखवाने का काम किया। इस घटना के बाद आरजेडी ने नीतीश पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि अपराधी खुले घूम रहे हैं और छात्र पकड़े जा रहे हैं। ये कौन सा राज चल रहा है? कानून का राज है, जहां मासूम छात्र, कल तो मधुबनी की हमारी छात्रा थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया मुख्यमंत्री के आगमन के पहले। कुल मिलाकर बेतिया की घटना ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया। कभी जंगल राज के लिए बदनाम बिहार में मंत्री के भाई पर दिन दहाड़े किडनैपिंग के आरोप लगे तो सियासी पारा हाई होना तो लाजमी है। ये कानून का राज है या किसका राज है? अब बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। होम डिपार्टमेंट उनके अधीन आता है और इतनी बड़ी घटना होती है और एक बार नहीं, इस व्यक्ति पर दर्जनों आपराधिक केस दर्ज है। बहरहाल सियासी पारा हाई होने के बाद भी न तो अब तक आरोपी पकड़ा गया, न ही पुलिस के एक्शन में कोई तेजी आई। लिहाजा सवाल उठे कि किसके इशारे पर किडनैपर को अभयदान मिल रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन के जरिए योगी ने स्वामी विवेकानंद को याद किया तो युवाओं को प्रेरणा भी दी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि चुनौती जितनी बड़ी हो, जीत उतनी ही शानदार होती है। और याद करना, ये युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा हो सकती है। एक तरफ योगी प्रदेश के युवाओं को संबोधित कर रहे थे, उन्हें एकजुटता, जुनून और चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने ट्वीट कर लिखा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सनातन संस्कृति को वैश्विक पटल पर पुनर्स्थापित करने वाले महान युवा सन्यासी, युग प्रवर्तक, चिंतक, युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन एवं राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। उन्होंने विश्व को ये दिखाया कि हिंदू धर्म मानवता का सच्चा मार्गदर्शक है। यानी योगी ने एक तरफ स्वामी विवेकानंद को याद किया, उन्हें नमन किया, तो दूसरी तरफ उनकी जयंती पर प्रदेश के युवाओं में नया जोश भरा। युवा के बगैर किसी भी सभ्य समाज का और किसी भी राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं हो सकता।
पूरे देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर सरकार मनाती है, जिसके चलते आज पूरे देश में युवा दिवस के कार्यक्रम किए गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर अयोध्या धाम भक्तों से गुलजार है। प्रभु श्री राम के भक्त नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अयोध्या की सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ आया है। भगवान की भक्ति में मग्न भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। मौका है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ का और इसलिए रामनगरी में भक्तों का तांता लगा है। पिछले वर्ष इसी तिथि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसी खुशी में 3 दिन का भव्य उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। देखिए किस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बाकायदा देखिए किस तरीके से झूम रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो तस्वीरें हैं वही त्रेता की तस्वीरें नजर आ रही हैं। जब प्रभु श्री राम जो है लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्यावासी भी नाच गानों से, मंगल गीत इसी तरीके से उनका स्वागत किए थे। अयोध्या में माहौल बिल्कुल वैसा ही है जैसा त्रेता युग में था। हालांकि कई लोगों के मन में सवाल होगा कि जब 2024 में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तो फिर इस बार 2025 में 11 जनवरी को वर्षगांठ क्यों मनाई जा रही है? दरअसल अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला 22 जनवरी 2024 को विराजमान हुए थे और हिंदू कैलेंडर के मुताबिक उस तिथि का मुहूर्त 11 जनवरी पड़ रहा है, इसलिए वर्षगांठ 11 जनवरी को मनाई गई। दिल्ली में वीएचपी ने आज दुर्गा वाहिनी की 2000 महिलाओं को कटार भेंट की ताकि महिलाएं वक्त पड़ने पर अपनी रक्षा कर सकें। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी शस्त्र दीक्षा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हिंदू बहन बेटियों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र विद्या सिखाई जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर महिलाएं अपनी आत्मरक्षा के लिए कटार और चाकू चलाना सीख सके। दीक्षा समारोह के तहत इस तरीके के ही कटार यहाँ पर महिलाओं को बांटा जाएगा। तकरीबन 2000 महिलाएं हैं जिनको कि आज दिल्ली में कटार बांटा जा रहा है। इसके पहले त्रिशूल बांटा गया था बजरंग दल के युवाओं को। यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल महिला और युवाओं दोनों की आत्मरक्षा के लिए शस्त्र परीक्षण दे रहा है। जो हमारी दुर्गा माता है उनके हाथ में हमने हर तरीके के शस्त्र देखे हैं, तो हमारा ये मानना है कि जो माता के हाथ में शस्त्र है वो दिखाने के लिए नहीं है, वो जब हमें अपनी आत्मरक्षा पे जब बात आती है तो उसको चलाना भी है। दुर्गा वाहिनी खुद को किसी भी खतरे के लिए तैयार कर रही है, फिर चाहे आत्मरक्षा की बात हो या देश के दुश्मनों से लड़ने की। दावा है कि दुर्गा वाहिनी हर परिस्थिति के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में सरकारी कार्यक्रम के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां बीजेपी नेता और सीईओ आमने सामने आ गए और बात धक्का मुक्की पर पहुंच गई। आरोप है कि इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता शराब के नशे में पहुंचे थे, जिसका पंचायत के सीईओ रघुवीर सिंह ने विरोध किया। तभी जुबानी बहस के दौरान अचानक बीजेपी नेता ने धक्का दे मारा और फिर मारपीट शुरू हो गई। हमारा समस्या है क्यों नहीं जाएगा, चाहे चुप करो तो लगा बात कर, तो बात कर मत करो मामा, कल जाएगा और फिर सरकारी कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने मुश्किल से हंगामा शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन शराब के नशे में बीजेपी नेता पंचायत के सीईओ से मारपीट करने लगे। हंगामा होता रहा, लोग समझाते रहे, लेकिन वहां मौजूद किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस भी मामले की जाँच में जुट गई है। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, महाकुंभ में भाईजान को एंट्री चाहिए तो पहले शुद्धिकरण जरूरी है। यानी महाकुंभ में एंट्री चाहिए तो मुस्लिम पहले गंगा स्नान करें, फिर शिव की आराधना करें और शुद्धिकरण के बाद ही मुस्लिमों को महाकुंभ में दुकान लगाने की इजाजत मिलेगी। संगीत सोम के शुद्धिकरण का मतलब गंगा स्नान से था, यानी मुस्लिमों को महाकुंभ में दुकान लगानी है तो पहले गंगा स्नान करें, फिर शिव आराधना, इसी के बाद महाकुंभ में एंट्री मिल सकती है। मुस्लिमों की एंट्री तो हो, लेकिन मुस्लिम जाएं और जाके पहले गंगा जी में डुबकी लगाएं और फिर शिव की उपासना करें और स्टार लगाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं संगीत सोम के इस बयान का संत समाज ने भी समर्थन किया। महाकुंभ में मौजूद संतों ने कहा, सनातन के किसी भी अनुष्ठान में बिना गंगा स्नान या पवित्रता के भला गैर मजहब को एंट्री कैसे मिल सकती है। क्या गलत कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अगर हमारा भी सनातन धर्म का आयोजन है और हमारे सनातन धर्म में तो पहली चीज है शौच, पवित्रता।
तो उन्होंने ये बात कही है कि अगर सनातन धर्म के किसी भी अनुष्ठान में आपको आना है तो पवित्रता मुख्य है, और हमारे यहाँ पवित्रता शुरुआती होती गंगा स्नान से। यानी संगीत सोम के इस बयान ने महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर नई ताल छेड़ दी, जिस पर संत समाज भी सहमत है। लेकिन मुस्लिम समाज की चुप्पी संगीत सोम के बयान की खिलाफत बयां कर रही है। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। नेपाल बॉर्डर से कोई आतंकी दाखिल ना हो, इसके लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने बैठक की है। इस दौरान महाकुंभ और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर मंथन हुआ। भारत और नेपाल के अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग का आयोजन रूपईडीहा बॉर्डर चेकपोस्ट पर किया गया, जहां दोनों देशों के अधिकारियों ने समन्वय मीटिंग कर आपसी सहयोग और सुरक्षा संबंधी तमाम मुद्दों पर चर्चा की। महाकुंभ 2025 को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। पुलिस और एसएसबी जवान अलर्ट हैं। नेपाल से भारत आने वाले सभी यात्रियों को जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति है। इसका मुख्य उद्देश्य महाकुंभ है के आयोजन को सकुशल संपन्न करना है। बॉर्डर पे जो हमारी सूचनाएं थी विभिन्न विषयों को लेकर, तो उनके बीच में आदान प्रदान किया गया और निश्चित रूप से इस आयोजन को सकुशल ढंग से संपन्न कराया जाएगा। बहराइच के साथ नेपाल की 110 किलोमीटर सीमा लगती है। इस एरिया में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी अनवांटेड एक्टिविटी को रोका जा सके। इस मौके पर डीएम मोनिका रानी और बहराइच के एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने नेपाली अफसरों को महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया और प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की अहमियत को भी बताया। बहरहाल इस हाई लेवल मीटिंग के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर सिक्योरिटी बेहद टाइट है। कल से भव्य और दिव्य महाकुंभ का आगाज हो रहा है संगम नगरी में। इसके लिए अभूतपूर्व तैयारियां की गई हैं। आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु भी तैयार हैं। संगम नगरी में वैसे 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत होगी, लेकिन 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान किया जाएगा। 14 जनवरी को सुबह 6:15 से अमृत स्नान शुरू हो जाएगा। सबसे पहले परंपरा के मुताबिक महानिर्वाणी अखाड़ा ही स्नान करेगा। महानिर्वाणी अखाड़े के साथ सहयोगी अटला अखाड़ा भी मौजूद रहेगा। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा एक साथ स्नान करेंगे। जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और आह्वान अखाड़ा एक साथ अमृत स्नान के लिए निकलेंगे। सभी अखाड़ों को 40 मिनट का समय स्नान करने के लिए मिलेगा। जब एक अखाड़ा और उसके सहयोगी अखाड़े स्नान के लिए निकल जाएंगे तो दूसरे अखाड़े अपने क्रम के हिसाब से शिविर के बाहर आ जाएंगे। प्रशासन ने अमृत स्नान के क्रम को डिसाइड करने के बाद सभी अखाड़ों को लेटर भेज दिया है। महाकुंभ के पहले स्नान को लेकर संगम नगरी में जबरदस्त तैयारियां की गई है। महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। 100 चेक पॉइंट से महाकुंभ में एंट्री होगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने में कोई भी कठिनाई न आने पाए। अब तक आपने वक्फ बोर्ड पर जमीन कब्जाने के आरोप सुने होंगे, लेकिन पहली बार वक्फ पर 700 पर संकट बनने का आरोप भी लगा है। इसलिए महाकुंभ में संत दक्षिणा के बदले 2 पेड़ लगाने का संकल्प दिलाएंगे। इसके लिए धर्म संसद से पहले एक मिनी धर्म संसद आयोजित हुई। इसमें एनवायरमेंट बाबा ने प्रस्ताव पास किया कि संत दक्षिणा नहीं लेंगे बल्कि 2 पेड़ लगाने का संकल्प दिलाएंगे, क्योंकि वक्फ जैसे माफिया सांसों पर बन रहे संकट हैं और पेड़ काटकर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। गंगा स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं आप, तो 2-2 वृक्ष लगाने का, यहाँ से जाने का संकल्प लें अपने गांव में, घरों में, सब स्थानों पर। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। यह देश को हरा भरा बनाया जाए। पर ये जमीन इस तरफ तो वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारी है। नहीं, जो हरी भरी नजर नहीं आती। देखिए सुनिए, यह जमीन पूरे भारतवर्ष की सनातन धर्म की भूमि है। आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य अरुण गिरी के प्रस्ताव पर सभी संत एकमत हैं। इसीलिए महाकुंभ आने वाले भक्तों से दक्षिणा नहीं ली जाएगी, बल्कि दक्षिणा के बदले 2 पेड़ लगाने का संकल्प दिलाया जाएगा। अरुण गिरी महाराज के मुताबिक महाकुंभ स्नान का फल तभी मिलेगा जब 2 पेड़ लगाएंगे। धर्म संसद में अरुण गिरी के प्रस्ताव को ध्वनिमत से पास किया गया। संतों के मुताबिक शुद्ध हवा जरूरी है और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, इसीलिए पेड़ लगाना जरूरी है। महाकुंभ की शुरुआत में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। भव्य दिव्य महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से साधु और संत पहुंच रहे हैं। वहीं एक बाबा लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। कुछ लोग बाबा को पहलवान कहते हैं तो कुछ लोग माइक वाले बाबा बोलते हैं।
महाकुंभ में शामिल होने के लिए बाबा हरियाणा के रोहतक से प्रयागराज पहुंचे हैं। अब हरियाणा से ताल्लुक है तो बाबा को पहलवानी का शौक भी है। जानकारी के मुताबिक बाबा 10,000 पुशअप लगा देते हैं, वो भी एक हाथ से, इसलिए लोग उन्हें पहलवान बाबा के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, बाबा लोगों को नशे से दूर रहने की भी अपील कर रहे हैं। बाबा का कहना है कि नशे से दूरी बनाएं और अपने माँ बाप की सेवा करें, साथ ही सनातन का मान बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसलिए लोग इन्हें माइक वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। आज के जो युवा हैं जो भटक जाते हैं रास्ते से, माँ बाप की सेवा कम करते हैं, मानते कम है, माहौल उनका खराब हो जाता है। मैं उनको जगाने के लिए, युवाओं को जगाने के लिए, नशे को भगाने के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। तो अपनी इन्हीं खूबियों को लेकर बाबा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यूपी में अपराधियों का इलाज जारी है। योगी फोर्स ने आज पूरब से पश्चिम तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए और 5 से ज्यादा बदमाशों को पैरों पर गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार किया। यानी उत्तर प्रदेश में अपराध खात्मे के लिए ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बाबा के बदमाशों को सीधी वार्निंग है, या तो बदमाशी छोड़ो या फिर यूपी छोड़ो, और कुछ नहीं छोड़ा तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। अब योगी की बात अनसुनी करने वाले बदमाशों का अंजाम देखिए। ये यूपी के हर कोने की तस्वीर है। अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन की गवाही देती तस्वीर। महाराजगंज में 25,000 के इनामी को पुलिस ने पैर पर गोली मारकर पकड़ा, तो बुलंदशहर के 10,000 के इनामी बदमाश और गोकर शानू को बुलेट वाला सबक मिला। इसी तरह मथुरा में जम्मू की महिला श्रद्धालु से पर्स और मोबाइल छीनने वाले दुश्मनों के साथ पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ हो गई। नतीजा, दोनों बदमाशों के पैर पर गोली लगी। कुछ इसी तरह मेरठ में 34 अपराधों में वांटेड इस्तकार का यूपी पुलिस की गोली ने इस्तकबाल किया। यानी यूपी में अपराधियों पर पुलिस काल बनकर टूटी। जिसने सरेंडर किया वो बच गया, जिसने गोली चलाई उसे जवाब गोली से मिला। यूपी के नकलची गैंग पर योगी सरकार बुलडोजर जैसा वार करने की तैयारी में है। बोर्ड परीक्षाओं के ऐलान के साथ सरकार ने सख्त फैसला लिया है, जिसके तहत क्वेश्चन पेपर या उसके किसी भाग की फोटो कॉपी कराकर नकल कराने की कोशिश करता है तो उसे अधिकतम 1 साल की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। अगर कोई सॉल्वर गिरोह पहली बार पेपर आउट कराता है या नकल कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 14 साल एक की जेल होगी और 10 से 25 लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा। लेकिन कोई सॉल्वर दूसरी बार यही गलती दोहराता है तब उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही 50 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। यानी यूपी बोर्ड में अब नकल माफिया एक्टिव हुए तो उम्र कैद के लिए तैयार रहें। क्योंकि इस बार की परीक्षा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 लागू किया जा रहा है, जिसमें कड़ी सजा होगी। दरअसल पुलिस भर्ती और आरओ परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून बनाए जाने का निर्देश दिया था, जिसके तहत यूपी में सॉल्वर गैंग को 2 साल से आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान किया गया था। साथ ही न्यूनतम 2 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी होगा। लेकिन पहली बार ये कानून बोर्ड परीक्षाओं के लिए लागू हो रहा है। यानी 24 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं पर घात लगाए नक्सली गैंग पर योगी सरकार ने बड़ा आघात किया है और सॉल्वर गैंग के पकड़े जाने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान बोर्ड परीक्षाओं में भी लागू कर दिया गया है। आज के दौर में रिश्ते कितने कमजोर हो गए हैं। कोई मामूली कहासुनी के बाद तलाक देने को तैयार हो जाता है तो कोई एक दूसरे की जरूरतों को समझे बिना तलाक चिल्लाने लगता है। आज रिश्ते किस तरह टूटते हैं इसे यूपी के आगरा से आई एक कहानी से समझ सकते हैं। यहाँ पति पत्नी के बीच विवाद की वजह बना सरसों का तेल। दरअसल 2020 में इस कपल की शादी हुई थी, लेकिन आरोप है कि शादी के बाद पति खर्चे के पैसे नहीं देता था। इस बीच पत्नी को पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने घर में रखा सरसों का तेल मायके ले जाकर बेच दिया। लेकिन यही 2 लीटर तेल पर घर में महाभारत की वजह बन गई और रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। इस बीच कहानी पुलिस से होते हुए परिवार परामर्श तक पहुंच गई। तब जाकर काउंसलर ने पति पत्नी को समझाया और दोनों के बीच चल रही तेल की लड़ाई को शांत कराकर रिश्ता बिखरने से बचा लिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको दिखाते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक विस्तार को लेकर निजामुद्दीन कॉलोनी के 257 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। तकिया मस्जिद को भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। ये कार्रवाई महाकाल लोक के विस्तारीकरण को लेकर शुरू हुई है। प्रशासन ने 257 मकानों को चिन्हित किया है। बुलडोजर एक्शन से पहले सभी मकान मालिकों को नोटिस दी गई।
सूचना देकर मकान खाली करने के निर्देश दे दिए गए। महाकाल लोक से कुछ दूरी पर स्थित तकिया मस्जिद पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। पहले दिन शनिवार को करीब 125 मकानों पर जेसीबी चली। इसके बाद तकिया मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई के लिए जेसीबी और पोकलेन के साथ प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची थी। फ्लैग मार्च निकालकर क्षेत्रवासियों को अपने मकान खाली करने की मुनादी की गई। इसके लिए करोड़ों का मुआवजा राशि भी पारित की गई है। जानकारी के मुताबिक सभी मकान मालिकों को 33 करोड़ रुपए के लगभग मुआवजा दिया जा चुका है और अभी करीब 35 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाना बाकी है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते ऐसा विकराल रूप ले लिया कि आसपास का इलाका भी शोलों की जद में आ गया। आग लगने के बाद बड़े बड़े धमाके होने लगे। फैक्ट्री के आसपास रिहायशी इलाका भी मौजूद है। जेसीबी की मदद से फैक्ट्री की दीवार तोड़कर 25 गायों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 30 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दुजाना इलाके में मौजूद इस फैक्ट्री में आग रविवार सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास लगी। हालांकि खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके की ओर रवाना हो गई, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। लिहाजा गौतम बुद्ध नगर के अलावा गाजियाबाद से भी दमकल की गाड़ियां मंगाई गई। दमकल विभाग की 30 से अधिक गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी भी तरह की कोई जानहानि नहीं हुई है। हालांकि आग किन कारणों से लगी अब तक इसका पता नहीं चल पाया। लखनऊ में ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहाँ प्रेमिका के पिता को मारने आए शूटर ऑटो चालक को मारकर चले गए, जिसे पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस की गिरफ्त में वही शूटर हैं, जो हत्या की सुपारी लेकर कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। कुछ इसी तरह की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका से शादी करने के लिए आरोपी ने लड़की के पति और पिता की हत्या का प्लान बनाया। इसके लिए शूटर यासिर को 2 लाख रुपए भी दिए, लेकिन अपराधी ने टारगेट की जगह ऑटो चालक की हत्या कर दी। एक महिला के साथ संबंध होने की बात सामने आई है, जिनके पति और पिता दोनों की हत्या करने के संबंध में इन्होंने अपने परिचित यासिर से संपर्क स्थापित किया और पूरी योजना बताई और यासिर ने कृष्णकांत को इसमें शामिल करते हुए और घटना को अंजाम देने का फैसला किया। पिछले साल 30 दिसंबर को हुए ब्लाइंड मर्डर के सीरियल किलर को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। उसने बताया कि वो पैसे लेकर वारदात को अंजाम देता है और इसी सिलसिले में वकील आफ्ताब ने अपनी प्रेमिका के पिता को मारने की सुपारी दी, लेकिन गलती से उसकी जगह ऑटो ड्राइवर की हत्या कर दी। आरोपियों के पास से पुलिस ने वो पिस्टल भी बरामद कर लिए, जिससे हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। यूपी के बरेली में साधु की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो भी किसी साधु का चेला है, जिसने पूछताछ में मर्डर की असली वजह बताई। दावा है कि मंदिर पर कब्जे के शक में दूसरे साधु ने अपने साथी को मारने की सुपारी दी। शिवचंद्र गिरी की हत्या के लिए अपने चेले को चुना, जिसे प्रलोभन भी दिए और इसी लालच में आकर अमित नाम के शख्स ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित गिरी ने बताया कि उसे डर था कि शिवचंद्र गिरी उसके गुरु रामगिरी से दीक्षा लेकर मंदिर पर कब्जा कर लेगा, जिसकी वजह से शिवचंद्र गिरी की मंदिर परिसर में ईंट और डंडों से पीट कर हत्या कर दी और किसी को कुछ पता न चले, जिसके चलते वो मौके से फरार हो गया। घटना के 48 घंटे के अंदर ही इसका सफल अनावरण कर लिया गया है। अभियुक्त अमित गिरी की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसमें यह ज्ञात हुआ है कि आपसी मतभेद एवं निजी लाभ के लोभ में यह घटना कारित की गई है। 2 दिन के अंदर साधु हत्याकांड का पुलिस खुलासा कर चुकी है और आरोपी अमित गिरी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिसके पास से मृतक साधु के सामान बरामद हुए हैं। उत्तर भारत में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से खून जमाने वाली सर्दी है। उत्तराखंड के टिहरी में हुई बर्फबारी ने वहां ठिठुरन बढ़ा दी। टिहरी के ऊंचाई वाले इलाकों में कल से स्नोफॉल हो रहा है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों की वादियां खूबसूरती बिखेर रही है। बर्फ की सफेद चादर ने इन वादियों को अपने आगोश में ले लिया है। पर्यटन स्थल धनौल्टी, कनातल, सुरकंडा देवी मंदिर और प्रतापनगर की पहाड़ियों पर कल से बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने से ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि बर्फबारी के बाद पर्यटन में इजाफा हो सकता है, इसलिए स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं।
जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से घाटी के ज्यादातर इलाकों में तापमान माइनस में चला गया। आसमान से बातें करते देवदार के दरख्त, बर्फ में आक्रोश में लिपटी वादियां। वादी ये चिनाब इन दिनों एक रंग में रंग चुकी है और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कायनात ने अपने खजाने को यहाँ दिल खोलकर लुटाया है। गुलमर्ग ही नहीं, कश्मीर का लगभग हर हिस्सा बर्फ की चादर में समा चुका है। आसमान से लेकर ऊंची पहाड़ियों तक और जमीन से लेकर घर और गाड़ियां, सब बर्फ की चांदनी सी चमक रही है। कई जगह तापमान 0 से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है। लेकिन इन सब के बावजूद वादी की खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यही खूबसूरत तस्वीर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। बर्फबारी को देखकर पर्यटक के चेहरे खिल उठे और पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी और पर्यटकों के आने से स्थानीय दुकानदार काफी खुश हैं, क्योंकि पर्यटकों के आने से उनके व्यापार में काफी वृद्धि हो रही है। यूपी पुलिस सिर्फ अपराधियों पर गोली चलाना ही नहीं जानती, बल्कि इंसान हो या बेजुबान, मदद के लिए कभी भी हाजिर रहती है। एक ऐसी ही तस्वीर बुलंदशहर जिले से सामने आई। यहाँ सर्दी से बीमार पड़े बंदर को बचाने के लिए पुलिस वाले मसीहा बन गए और बिना इस बात से डरे कि बंदर काट भी सकता है। पुलिस वालों ने न सिर्फ उसका रेस्क्यू किया, बल्कि आग जलाकर बंदर की जान भी बचाई। तस्वीरों में देखा जा सकता है बंदर को 2 पुलिस वाले घरों के पीछे वाले एरिया से रेस्क्यू करते हैं। पुलिस वालों को जब बंदर मिला तब वो ठंड से कांप रहा था और उसकी हालत बेहद नाजुक थी। बंदर की जान बचाने के लिए पुलिस वालों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग जलाकर उसे गर्मी दी, तब जाकर बंदर की जान बच सकी। तस्वीरों में देखा जा सकता है बंदर इस दौरान कई बार पुलिसकर्मी पर घुर्राता है, उसे काटने दौड़ता है, लेकिन पुलिस वाले बिना डरे उसकी मदद करते हैं, जिससे बंदर की जान बच जाती है। सरकारी अस्पताल में इन दिनों पार्टी मनाने का चलन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है। ऐसा ही एक मामला पाली के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया। ये तस्वीरें राजस्थान के पाली के मारवाड़ जंक्शन की सिरियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं। अस्पताल का माहौल है, मरीज का बिस्तर है, लेकिन इस बेड पर मरीज की जगह जाम रखे हुए हैं और जाम झलकाने की तैयारी भी हो रही है। जब जाम छलकाने का पूरा इंतजाम हो जाता है तो कुछ लोग बाकायदा मरीज के बेड पर ही जाम और चखने का इंतजाम करके पार्टी शुरू कर देते हैं। इस दौरान कुछ ग्रामीणों शराब पार्टी का वीडियो बना लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया की सुर्खियों में आया तो पाली जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए पार्टी कर रहे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। साथ ही कर्मचारियों के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया। लेकिन जाहिर है स्वास्थ्य केंद्र में ऐसा होना बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में मरीजों का क्या हाल इस स्वास्थ्य केंद्र में होता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वैसे तो आपने कई तरह के दंगल देखे होंगे, लेकिन शायद ही कभी चिड़िया की कुश्ती देखी होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं चिड़िया के दंगल की कहानी। तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर से सामने आई, जहां बुलबुल चिड़िया का दंगल कराया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी चिड़िया लाते हैं और इस अनोखी कुश्ती में हिस्सा लेते हैं। इनकी लड़ाई को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जहां लोग बुलबुल चिड़िया खरीदकर घर पर लाकर उसे पालते हैं और बुलबुल चिड़िया को कुश्ती के लिए विशेष डाइट देकर तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, जीतने वाले को इनाम भी दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में हर साल होने वाली बुलबुल चिड़िया कुश्ती की। मकर संक्रांति से कुछ दिन पहले दंगल का आयोजन किया जाता है। इसके बाद मकर संक्रांति के मौके पर सभी बुलबुल चिड़िया को जंगल ले जाकर आजाद कर दिया जाता है। आपको बता दें, इस अनोखी कुश्ती का आयोजन 250 सालों से कराया जा रहा है। पंजाब के तरनतारन में गन पॉइंट पर एक महिला को बंदी बनाकर 3 नौजवानों ने 6 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि स्कूटी से 3 नकाबपोश लुटेरे आते हैं, दुकान में दाखिल होकर महिला के सर पर पिस्तौल तान देते हैं और काउंटर में रखे एक पैसे को लूटकर फरार हो जाते हैं। ये घटना कस्बा खडूर साहिब की है। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र कुमार अपने घर से डेयरी चलाता है। सुबह सुबह वो दूध लेने गया था। दुकान पर जितेंद्र की माँ थी और गले में 6 लाख रुपए थे। इस बीच 3 बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर दुकान में दाखिल हुए। इनके हाथ में पिस्तौल थी। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर तृप्ता देवी से 6 लाख रुपए लूटे और फरार हो गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि गांव के ही लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जिनकी पहचान जसविंदर सिंह, मनजिंदर सिंह के रूप में हुई है, जबकि तीसरे की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस को वारदात का सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवा दिया गया है, जिसके आधार पर जांच जारी है। यूपी में किसान आवारा पशुओं से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी गेहूं की फसल को ही बर्बाद कर दिया।
ये हैरान करने वाला मामला बिजनौर के स्वाहिड़ी गांव का है, जहां आवारा पशुओं ने किसानों का जीना मुश्किल कर दिया। किसानों की दिन रात की मेहनत से खड़ी की गई फसल को बर्बाद कर रहे हैं, जिसका भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। नतीजतन इन सब से दुखी होकर किसान नेता विनोद कुमार ने अपनी ही 4 बीघा गेहूं की फसल की जुताई कर दी। उन्होंने बताया कि तमाम कोशिशों के बाद भी आवारा पशु किसानों की फसलों में घुसकर उसे बर्बाद कर रहे हैं। फसल बचाने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए, लेकिन सभी प्रयास बेनतीजा रहे। आखिर में उन्हें यही रास्ता सही लगा। किसान नेता ने अफसरों पर मामले में किसी भी तरह की सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। किसानों के बार बार बोलने के बाद भी आवारा पशुओं को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसे लेकर किसानों में गुस्सा है। किसान अपनी दिन रात की मेहनत से खड़ी की गई फसल को अपने ही हाथों से बर्बाद करने को मजबूर हो गए हैं।